दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चीन के संविधान और उसकी विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों चीन एक ऐसा देश है जिसकी सारी व्यवस्था मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा पर आधारित है। मार्क्सवाद लेनिनवाद चीन की जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं उसका जो अध्ययन है वही माओवाद है। तो इस तरह से चीन के वर्तमान संविधान का वैचारिक आधार मार्क्सवाद लेनिनवाद और माओवाद है। तो चलिए चीन के संविधान को समझने से पहले मार्क्सवाद लेनिनवाद और माओवाद को समझ लेते हैं। दोस्तों कार्ल मार्क्स के विचार को जानने के लिए उनके सबसे पहले ग्रंथ दास कैपिटल का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। हीगल द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर मार्क्स इस परिणाम पर पहुंचा कि वर्तमान राज्य में पूंजीवाद और सर्वहारा वर्ग के बीच जो संघर्ष होगा उससे पूंजीवाद समाप्त होगा और साम्यवाद की स्थापना होगी। मार्क्स के अनुसार इतिहास के हर युग में उत्पादन की जो शक्तियां हैं उनसे आर्थिक संबंधों का उदय होता है और फिर यही आर्थिक संबंध सामाजिक और राजनीतिक संबंधों का निर्धारण करते हैं और इसी वजह से हर युग में मनुष्य समाज के दो वर्गों में बंट रहा है और जिनके हित आपस में टकराते हैं क्योंकि इनमें एक शोषक वर्ग है तो दूसरा शोषित वर्ग है। इसीलिए मार्क्स का मानना है कि वर्तमान में वर्ग संघर्ष का जो अंत है वो वर्गहीन समाज में होगा और इस वर्ग संघर्ष का नेतृत्व साम्यवाद की स्थापना में परिणाम होगा जो सर्वहारा वर्ग करेगा। तो इस तरह मार्क्सवाद के अनुसार साम्यवाद की स्थापना के लिए क्रांति का प्रथम चरण सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व है। तो दोस्तों यहाँ पर अधिनायकत्व का मतलब होता है एक सत्ता। इसीलिए मार्क्स का मानना है कि सर्वहारा वर्ग के एक सत्ता शासन में शोषक वर्ग का अंत होगा और वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। वर्गहीन समाज में राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी और राज्य विलीन हो जाएगा और फिर इस तरीके से वर्गहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। मार्क्सवाद के बाद हम डिस्कस करेंगे लेनिनवाद। रूसी नेता लेनिन ने रूस की खास परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मार्क्स की विचारधारा की जिस रूप में व्याख्या की है और उसे जिस रूप में अपनाया है वही लेनिनवाद है। तो देखो लेनिन ने अपनी बुक द स्टेट एंड द रेवोल्यूशन में सर्वहारा वर्ग के एक सत्ता का विस्तृत वर्णन किया है। लेनिन ने अपने श्रमिक अधिनायकत्व के सिद्धांत में इस बात पर जोर दिया है कि श्रमिक और दूसरे शोषित वर्गों के बीच मित्रता होनी चाहिए, लेकिन नेतृत्व जो है वो श्रमिकों के हाथ में ही रहना चाहिए। लेनिन के अनुसार साम्यवादी पार्टी सारे श्रमिक आंदोलन के बीच में रहती है क्योंकि वो पथ प्रदर्शन और नेतृत्व प्रदान करती है और इनके ऐसे आंदोलनों में बहुत जरूरत भी होती है, लेकिन ये मजदूरों के समूहों से हमेशा खास होती है। तो यहाँ पर लेनिन के अनुसार अलग देशों के साम्यवादी दलों के संगठन के लिए ये जरूरी था कि एक तरफ तो वो साम्यवाद के विचारों के प्रति दृढ़ निष्ठा बनाए और दूसरी ओर जहाँ जरूरत हो वहाँ सब तरह से समझौते करना और पैंतरे बदलना सीखे। लेनिन ने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की उच्चतम अथवा अंतिम अवस्था माना है। अब तीसरा है माओवाद। माओवाद के राजनीति विचारधारा और कार्य पद्धति के निर्माण में तीन मुख्य तत्व हैं। पहला है उसके देश काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा है सामयिक बौद्धिक प्रवृत्तियां और तीसरा है उसका अपना व्यक्तित्व। तो माओवाद को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने चीन की परिस्थितियों के अनुसार मार्क्सवाद और लेनिनवाद के एक खास रूप का वर्णन किया है। लेनिन और स्टालिन की विरासत को स्वीकार करते हुए भी माओ के विचार में कुछ खासियत है। जैसे लेनिन ने साम्यवादी दल को सर्वहारा वर्ग की इच्छा के साथ अभिन्न मान लिया था, लेकिन चीन में सर्वहारा वर्ग का अस्तित्व नहीं था। फिर भी माओ और उसके अनुयायियों ने साम्यवादी दल को कृषि क्रांति का नेता बना दिया। लेनिन ने दलीय संगठन के कुछ मूल सिद्धांतों के बारे में बताया था और कहा कि इन सिद्धांतों का पालन सभी देशों के साम्यवादियों द्वारा किया जाना चाहिए। माओ ने दलीय संगठन के इन सिद्धांतों को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया था क्योंकि माओ शक्ति का पुजारी था और उसके अनुसार राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उत्पन्न होती है। बंदूक से कोई भी वस्तु उत्पन्न की जा सकती है। माओ साम्यवाद को लाने के लिए युद्ध की अनिवार्यता और शक्ति में विश्वास करता था। माओ ने अपनी पुस्तक नवीन लोकतंत्र में ये बताया भी है कि साम्यवाद कभी एकदम से नहीं आ सकता। साम्यवाद के आने से पहले एक संक्रमणकालीन अवस्था आएगी और वही नया लोकतंत्र होगा जिसमें पूंजीवाद और साम्यवादी व्यवस्थाओं का मिश्रण होगा। नया लोकतंत्र पूंजीवाद का विरोध करेगा और साम्यवाद का न्यूनतम कार्यक्रम चलाएगा और इसका लक्ष्य भविष्य में ज्यादा से ज्यादा साम्यवादी कार्यक्रम चलाने का होगा। माओ कट्टर राष्ट्रवादी था और उसके लिए राष्ट्रवाद आवश्यक बुराई नहीं बल्कि प्रामाणिक मूल्य है। माओ का सैन्यवाद और साम्राज्यवाद विस्तारवाद लेनिन की शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है। इस तरह से चीन के संविधान के वैचारिक आधारों का केंद्र मार्क्सवाद लेनिनवाद और माओवाद है। तो दोस्तों चीनी संविधान की जो व्यवस्था है वो विश्व में अपने ढंग की अद्वितीय व्यवस्था है। यूनान, रोम, बेबीलोनिया, मिस्र, भारत की तरह ही चीन का इतिहास भी काफी पुराना है। करीब 7000 वर्षों के इतिहास में चीन के बहुत सारे राजवंशों ने यहाँ पर राज किया है। तो अब हम चीन के संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, जिससे चीन के संविधान की इन विशेषताओं को जानने के बाद हमें जनवादी चीन की व्यवस्था को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी।
चीन के संविधान में 138 अनुच्छेद और 4 अध्याय हैं। चीन का संविधान एक लिखित संविधान है जो एक सुव्यवस्थित दस्तावेज है जिसमें योजनाबद्ध तरीके से सभी बुनियादों, नियमों, संस्थानों और विनियमों को शामिल किया जाता है, जिसे 4 दिसंबर 1982 को चीन के व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकार किया गया था। चीन में इस प्रकार गणराज्य की व्यवस्था की गई कि जनवादी चीन की संपूर्ण सत्ता जनता में निहित होगी। चीन के संविधान के तीसरे अनुच्छेद में कहा गया है कि जनवादी चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करेंगे। यहाँ पर लोकतांत्रिक केंद्रवाद उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें दल में विचार विमर्श से पहले लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। इनका जो संविधान है वो एक नियम पुस्तिका है जिसमें देश को चलाने के लिए सारे जरूरी नियम हैं और इसे श्री कार्सन चांग और राष्ट्रीय संविधान सभा के सदस्यों ने लिखा है। दोस्तों, ये जो संविधान है ये चीन गणराज्य का 5वां और वर्तमान संविधान है। मतलब ये आरओसी का 5वां संविधान है। आरओसी की फुल फॉर्म होती है रजिस्टर ऑफ कंपनीज, जिसे 25 दिसंबर 1946 को नानजिंग में संविधान सभा के राष्ट्रीय सत्र के दौरान कुओमिंतांग द्वारा अनुमोदित किया गया था और 25 दिसंबर 1947 को अपनाया गया था। तो चलिए अब बात करते हैं चीनी गणराज्य संविधान के प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता है संक्षिप्त संविधान। चीन का 1978 का संविधान भले ही बड़ा नहीं था, लेकिन वर्तमान संविधान भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, वो भी छोटे रूप में ही है, यानी छोटा ही है। वर्तमान संविधान में 138 अनुच्छेद है और 4 भागों में विभाजित है। इसमें एक प्रस्तावना भी जुड़ी हुई है। इस प्रस्तावना में जनवादी चीन के ऐतिहासिक विकास के अनुभवों का विवरण किया गया है। इसमें संविधान के दर्शन, दल के प्रत्यक्ष शासन और सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित किया गया है। दूसरी विशेषता है लिखित और निर्मित संविधान। चीन का नया संविधान भी अन्य आधुनिक राज्यों के संविधानों की तरह लिखित है। इसका निर्माण विशेष रूप से नियुक्त की गई एक समिति और जनवादी कांग्रेस ने किया था, इसलिए इसे लिखित होने के साथ साथ निर्मित संविधान भी कहा जाता है। तीसरी विशेषता है लचीला संविधान। ये एक लचीला संविधान है। इस संविधान को लचीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें संशोधन उसी प्रक्रिया के आधार पर किया जा सकता है जिस प्रक्रिया के आधार पर साधारण कानूनों का निर्माण होता है। चौथी विशेषता है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। जहां 1978 के संविधान में कहा गया था कि जनवादी चीन सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है, वहां 1982 के नए संविधान के पहले अनुच्छेद में ये घोषणा की गई कि जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है, जहां श्रमिकों और किसानों के बीच अटूट मित्रता का संबंध स्थापित है। यहाँ पर जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही का मतलब है जनता को राजकीय मामलों में हाथ बटाने का पूरा अधिकार है। पांचवी विशेषता है जनवादी गणतंत्र। नए संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता जनता के हाथों में है और जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और स्थानीय जन कांग्रेसों के माध्यम से करती है, क्योंकि चीन के सभी स्तरों पर जन कांग्रेस है और राज्य प्रशासन का संचालन जनता स्वयं करती है और इसके साथ साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का संचालन भी कानून के अंदर रहकर जनता खुद करती है। चीन का नया संविधान भी लोकतंत्र और केंद्रवाद की दुहाई देता है। चीनी नेताओं के अनुसार लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत चीनी शासन पद्धति का मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र के आधार पर केंद्रीकरण और केंद्रित पद प्रदर्शन के अंतर्गत जनतंत्र, यानी चीन में शासन के बहुत सारे स्तर हैं और हर स्तर पर जनता द्वारा निर्वाचित कांग्रेस है। छठी विशेषता बहुराष्ट्रीय राज्य। चीन बहुराष्ट्रीयताओं वाला राज्य है जिसमें 56 राष्ट्रीयताएं निवास करती हैं और इनमें हान राष्ट्रीयता से जुड़े हुए व्यक्तियों की संख्या बहुत ज्यादा है। मतलब पूरी जनसंख्या की 91.9% व्यक्ति हान राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीयता भी है और 55 राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है, इसलिए इन्हें अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताएं कहा जाता है। सातवीं विशेषता एकात्मक शासन प्रणाली और प्रादेशिक इकाइयां। चीन में शुरू से ही एकात्मक शासन प्रणाली रही है और नए संविधान के जरिए भी एकात्मक शासन प्रणाली को ही मजबूत किया गया है। हालांकि शासन एक ही जगह से संचालित होता है और शक्तियां भी एक ही इकाई में निहित होती है, जैसे एकात्मक संविधान में होता है, लेकिन चीन एक बहुत ही बड़े आकार और जनसंख्या वाला देश है, इसलिए वहां पर शासन की सुविधा के लिए 4 प्रकार की इकाइयों की व्यवस्था की गई है। आठवीं विशेषता है नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य। नए संविधान के अध्याय 2 में अनुच्छेद 33 से 56 तक नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और इन अधिकारों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आर्थिक अधिकार, दूसरा है राजनीतिक अधिकार, तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार और चौथा है व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। तो आर्थिक अधिकार में जनता को बहुत सारे आर्थिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे काम का अधिकार, विश्राम का अधिकार, बुढ़ापे, बीमारी और अशक्तता की स्थिति में यानी अपाहिज होने पर आर्थिक सहायता पाने का अधिकार। दूसरा राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार में जनता को बहुत सारे राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, जैसे 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के सभी स्त्री पुरुषों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है।
और इसके साथ साथ जनता को ये अधिकार भी है कि वह सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सके। संविधान इस बात की स्वतंत्रता देता है कि नागरिक अपने अधिकारों के हनन के मामलों को उचित अधिकारियों तक पहुंचाएं। तीसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। इसमें जनता को सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में अनुसंधान व सृजन कर की स्वतंत्रता। चौथा, व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। इसमें कई व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे भाषण, अभिव्यक्ति, सभा व प्रदर्शन की स्वतंत्रता, हड़ताल का अधिकार, धर्म पालन की स्वतंत्रता। नवी विशेषता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। नए संविधान में चीन की अर्थव्यवस्था की भी चर्चा की गई है। चीन में दो प्रकार से उत्पादन के साधनों का प्रबंध किया जाता है। पहला, संपूर्ण जनता द्वारा समाजवादी स्वामित्व, और दूसरा, श्रमजीवी जनता द्वारा समाजवादी सामूहिक स्वामित्व। राज्य कृषि के अलावा दूसरे क्षेत्रों में मजदूरों और व्यवसायियों को कानून की परिधि के अंदर उद्यम की आजादी देता है, लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण वर्जित है। संविधान के अनुसार अर्थव्यवस्था का समाजवादी राजकीय क्षेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण और विस्तृत है। 10वीं विशेषता है राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता, लेकिन वस्तुतः एक दलीय प्रणाली। दलीय प्रणाली सैद्धांतिक दृष्टि से चीन में राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता है, और चीन में साम्यवादी दल के अलावा 8 दूसरे राजनीतिक दलों का अस्तित्व है। लेकिन चीन का संविधान इन सभी राजनीतिक दलों पर साम्यवादी दल को प्रमुखता और नेतृत्व की स्थिति प्रदान करता है। इस दृष्टि से प्रतियोगी राजनीति का अभाव है और एक दलीय प्रणाली है। इसलिए नए संविधान के प्रस्तावना में साम्यवादी दल के महत्व और भूमिका की सराहना की गई है। 11वीं विशेषता है केंद्रीय सैनिक आयोग। नए संविधान में एक केंद्रीय सैनिक आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक नई और अनुपम संस्था है। चीन के पहले के संविधानों में इस प्रकार की कोई भी संस्था नहीं थी। देश की सेना को निर्देश यही आयोग देगा। इस आयोग में सभापति, उपसभापति और सदस्य होंगे, और आयोग की पूरी जिम्मेदारी सभापति पर होगी। सैनिक आयोग के सभापति जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होंगे। 12वीं विशेषता है राष्ट्रपति पद की स्थापना। नए संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की पुनः स्थापना की गई है, जबकि 1978 के संविधान में इन पदों को समाप्त कर दिया गया था। इनका निर्वाचन जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया जाए।